पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और पहले चरण की वोटिंग के बाद बिहार में क्या दिखा है, किसकी सरकार बनने जा रही है, सबसे बड़ी चर्चा। और रोज की तरह हम जुड़ रहे हैं दिल्ली के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी के साथ। अजीत जी, बिहार में पहले चरण की वोटिंग खत्म, 121 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव खत्म हो चुका है। देखिए, कहीं गोली नहीं चली है, यह सुकून की बात। तनाव दिख रहा था। तो चुनाव आयोग, देखिए, थोड़ी बहुत नोकझोंक हुई है, विजय कुमार सिन्हा भी लपेटे में आ गए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि कहा जाए कि बिहार के चुनाव में तो हिंसा होती ही होती है। चुनाव पूर्व जो हिंसा हुई थी उसकी चर्चा आज करना बेमानी है, लेकिन 121 विधानसभा क्षेत्रों में हुए चुनाव के बाद यह दिखने लगा है कि लड़ाई बहुत कड़ी है, बहुत कड़ी लड़ाई है। और देखिए, नीतीश कुमार 2020 से बेहतर करते दिख रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव और महागठबंधन भी कहीं कमजोर नहीं। हाँ, बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई दिखाई पड़ रही है। बीजेपी को 2020 की तरह स्ट्राइक रेट देने में परेशानी हो रही है। हम देखिए, शुरुआत करते हैं पटना जिले से ही, पटना के शहरी विधानसभा क्षेत्र से ही। पटना साहिब में क्या होगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। लड़ाई कांग्रेस और भाजपा के साथ। नंद किशोर यादव का टिकट काटा था और कांग्रेस ने शशांक शेखर यादव और उधर से रत्नेश कुशवाहा। क्या होगा नहीं कह सकते हैं। कुम्भरार में देखिए, कई लोग तो यह कह रहे हैं कि बीजेपी तीसरे नंबर पर जा सकती है। वहां लड़ाई केसी सिन्हा और इंद्रदीप चंद्रवंशी में बड़ी भविष्यवाणी हो रही है। मोकामा, जो सबसे बड़ी लड़ाई का केंद्र बना हुआ था, मोकामा में भी लड़ाई फंस गई है। नतीजा कुछ भी हो सकता है, नतीजा कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां देखिए, सवर्ण जातियों का क्या हुआ, कैसे वोट प्रतिशत हुआ, यह सबको पता है। लेकिन पिछड़ी जातियों के वोट में कहीं लामबंदी हुई, कहीं विभाजन हुआ। अनंत सिंह जेल के भीतर है, लड़ाई बहुत कठिन हो गई। ललन सिंह ने मैनेजमेंट संभाला था, लेकिन लड़ाई बहुत कठिन है। लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा को किस तरीके से, देखिए, विजय कुमार सिन्हा के बारे में लोग कह रहे हैं कि वह गिरते लुढ़कते ही चुनाव जीतते हैं। सूचगढ़ा में क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कि किसी पार्टी का उम्मीदवार न जीते, कोई निर्दलीय चुनाव जीत जाए। बरबीघा में देखिए, दुलारचंद यादव का इफेक्ट दिखा। बरबीघा में लड़ाई भी जानते ही है, पहले से ही जानते हैं। पटना में दीघा में कहा जा रहा है कि लड़ाई हो गई, किसमें किसमें लड़ाई हो गई, भाजपा और जनसुराज में। तो देखिए, जनसुराज ने कई विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की सेहत बिगाड़ दी है। जो जनसुराज के बारे में लोग कह रहे थे कि उनके वोटर दिखाई नहीं पड़ रहे, दरभंगा शहरी जैसे विधानसभा क्षेत्र में वहां के जाने माने खबर नबीस कंफ्यूज है कि आर के मिश्रा को इतना मत मिल गया है, या वहां के ब्राह्मण इतने उदासीन हो गए हैं कि रिजल्ट को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है। हाँ, दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव संकट में है। मैथिली ठाकुर अलीनगर में चुनाव जीत सकती है, इसकी भविष्यवाणी की जा रही है। बेगूसराय में भाजपा संकट में है। बछवाड़ा में लोग कह रहे हैं कांग्रेस और सीपीआई की लड़ाई ठीक लड़ाई है। तो देखिए, साहेबपुर कमाल में कहा जा रहा है। और देखिए, चिड़िया बरियारपुर के बारे में खबर आ रही है कि वहां वहां भी जनसुराज ने सेहत बिगाड़ी है। देखिए, अब खबर आ रही है कि आनंद मिश्रा की सीट, बक्सर की सीट, वह सीट भी बहुत ठीक नहीं है बीजेपी के लिए। लेकिन जेडीयू अच्छा करती दिखाई पड़ रही है, 43 से अधिक जाती हुई दिखाई पड़ रही है। तो बीजेपी के लिए, बीजेपी को जागना होगा। और तेजस्वी यादव, देखिए, शाम, अब जब यह कार्यक्रम प्रसारित हो गया रहेगा, तब चुनाव आयोग जब बताएगा कि महिलाओं का मत प्रतिशत कितना है, महिलाओं के मत प्रतिशत से मालूम होगा कि बिहार का जनादेश। दानापुर में रीतलाल यादव, रामकृपाल यादव की लड़ाई बहुत ही भीषण हुई है, बहुत ही भीषण हुई है। कह नहीं सकते क्या होगा, क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो अजीत जी, आपके पास भी फीडबैक होगा, बिहार में लोगों से आप बातचीत कर रहे थे, आगे आपकी टिप्पणी, फिर हम जोड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे। देखिए ज्ञानेश्वर जी, एक तो पहले हम लोग जो बड़ी तस्वीर की बात करते हैं, तो एक बड़ी तस्वीर तो ये दिख रही थी कि नीतीश कुमार के फेवर में चीजें हैं। नीतीश कुमार के लिए
बहुत अच्छा माहौल है, चूंकि चुनाव उनका है, उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है, उनको बनाना है या नहीं बनाना है। अब आपके मुंह से निकला कि 43 से बेहतर कर सकते हैं, हो सकता है कि 43 के करीब आसपास वो पहले ही राउंड में पहुंच जाए, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। इस बिल्कुल। बार अभी पहले राउंड में उनके पास सिर्फ 23 सीटें हैं और वो 57 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो पहले राउंड में ही वो वहां तक पहुंच सकते हैं जहां उनको पिछली बार पूरे चुनाव में जितना वोट आया था। उनके खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ, उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ कहीं भी बहुत, हम लोग जो पटना में भी थे और आपसे बात हो रही थी, तो हमको लोकल डिसकंटेनमेंट नहीं दिख रहा था और हम लोगों ने बहुत एट लेंथ चर्चा की थी कि उनको एक एडवांटेज था कि वो नए उम्मीदवार दे सके। भारतीय जनता पार्टी के पास ये एल्बो रूम नहीं था क्योंकि उनके पास 80 एमएलए सीटिंग थे। उसमें से कुछ लोगों को उन्होंने काटे जरूर, लेकिन जहां जहां उन्होंने कैंडिडेट रिपीट किए वहां कैंडिडेट एंटी इनकम्बेंसी लोकल डिसकंटेनमेंट में फंसे, और जहां चेंज किया वहां भी चेंज करते हुए बहुत दिमाग नहीं लगाया गया। जो हम लोग क्या कहते हैं माथा लगाना, वो बहुत माथा नहीं लगाया गया। नंद किशोर यादव को किनारे किया जा रहा था। जब आपने उनकी टिकट काटी तो वहां आप दे सकते थे किसी और को, उनके परिवार से भी या बाहर से भी कोई यादव कैंडिडेट आपका हो सकता था। वहां आपने चेंज किया कुशवाहा कैंडिडेट, कुम्हरार में अरुण सिन्हा का टिकट आप काट रहे थे, कोई दूसरा कायस्थ कैंडिडेट आप दे सकते थे कुम्हरार में, लेकिन आपने वहां वैश्य कैंडिडेट दे दिया, गुप्ता कैंडिडेट। तो ये जातियों की अस्मिता का जहां जहां मामला आया है चेंज होने के बाद, कैंडिडेट चेंज होने के बाद, वहां वो नुकसान कर सकता है भारतीय जनता पार्टी को। हम अभी बड़ी तस्वीर की बात कर रहे हैं। जनता दल यू ने इस तरह के कोई प्रयोग नहीं किए। जनता दल यू का सारा फोकस अपने कोर वोट, जो लौकुश, कोयरी, कुर्मी, धानुक, अति पिछड़ा, उसी पर फोकस रहा। उनके यहाँ कोई बहुत चेंज नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ज्यादा प्रयोग किए। एक तो जितने उम्मीदवारों के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी थी, लोकल लेवल पर डिसकंटेनमेंट था, उसको ध्यान में रख करके कैंडिडेट नहीं बदले। जैसे अभी तो कई सेकंड फेज के भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बारे में सुनने में आ रहा है कि कैंडिडेट अगर बदला होता तो जीत गए होते। ये बातें बहुत सारे कैंडिडेट के बारे में कही जा रही है। अभी जिस बीच बड़ी खबर आ रही है कि राघोपुर को लेकर कोई संशय नहीं है, राघोपुर तेजस्वी यादव फिर से जीत सकते हैं। और दूसरी बड़ी खबर आ रही है कि सेहत जो है इंजीनियर आईपी गुप्ता की सहरसा में अच्छी है। मतलब लड़ाई आलोक रंजन झा बीजेपी के साथ 19-20 की है। इंजीनियर आईपी गुप्ता भी जीत सकते हैं, आलोक रंजन झा भी जीत सकते हैं। मतलब आलोक रंजन झा निश्चिंत नहीं हो सकते हैं। वहीं महिषी में गौतम कृष्ण एलियस बीडीओ साहब, जो कभी खाली पैर दिखाई पड़ते थे, कभी चप्पल में दिखाई पड़ते थे, आरजेडी के उम्मीदवार है, कहा जा रहा है उनकी सेहत अच्छी है। तो देखिए, और जेडीयू के बारे में, डुमरांव विधानसभा क्षेत्र की सीट को जेडीयू का लीडरशिप भी मान रहा था कि वह सी ग्रेड की सीट है, वहां जीत की संभावनाएं कम है। लेकिन अभी अभी खबर आ रही है कि वहां भी लड़ाई जो है 9.5 और 10 का है। मतलब वहां भी मजबूत लड़ाई माले के साथ जेडीयू ने लड़ लिया है। बिल्कुल। तो जो अब जैसे अब आ गए, हम लोग आ गए बड़ी तस्वीर, तो हम जो बता रहे थे सो बता रहे थे। आईपी गुप्ता का आपने जिक्र किया तो पहले उनकी बात कर लें। उनका वोटर इस बार साइलेंटली जो होता है ना, चुपचाप जाकर के वोट करने वाला, उस तरह उनका वोटर वोट कर रहा है। और सिर्फ उनको नहीं वोट कर रहा है, ये सबसे बड़ा कैच, सबसे बड़ी एक उपलब्धि हम महागठबंधन की कहें कि वो आईपी गुप्ता को लोग लेकर के आए। उनके पास भले ये लोग कह रहे हैं कि 20 लाख वोट है, जो ताती ततमा समाज या पान समाज जिसको कहते हैं, उसके 20 लाख वोट है पूरे बिहार में, लेकिन वो वोट एक मुश्त होकर के कर रहा है, महागठबंधन को वोट कर रहा है। हमने 2-3 जगह बात की और 2-3 जगह के विजुअल्स देखे। जैसे बड़े प्राउडली एक व्यक्ति ने कहा अपना ताती टाइटल बताते हुए कि फला ताती मेरा नाम है और हम बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं। तो ये जो समाज है, जिस एकदम आप ये मान के चलिए कि जितने नए समाज, नई जातियां जिनकी अस्मिता जगी है ना, वो ज्यादा कट्टर आक्रामक तरीके से वोट कर रही है। तो ये आईपी गुप्ता का फैक्टर काम कर रहा है। कई इलाकों में जहां उनके वोट है, वो चुपचाप वोट जा रहा है महागठबंधन को। तो आईपी गुप्ता पोलराइज किया उन्होंने, ईबीसी के वोट को पोलराइज किया, और जो महागठबंधन का वोट है वो तो उनके साथ नेचुरली जुड़ा ही, इसलिए वो लड़ाई में है। आमतौर पर यह माना जाता था कि महागठबंधन का वोट तो मिल जाएगा, अति पिछड़ा का वोट चला जाएगा बीजेपी को या जेडीयू, लेकिन आईपी गुप्ता लेके आए उस ईबीसी के वोट को, और महागठबंधन का वोट नेचुरली मिला, इसलिए वो लड़ाई में दिख रहे हैं। हो सकता है कि चुनाव जीत भी जाए। तेजस्वी यादव को लेकर के संशय खत्म हो गया था। वो जिस तरह की लड़ाई वहां हुई, उसके बाद तेज प्रताप यादव का संशय जरूर बना हुआ है। तेज प्रताप ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है महुआ में। महुआ से भी खबर आ गई। देखिए, महुआ में त्रिकोणीय लड़ाई है, तेज प्रताप यादव, एलजेपीआर के संजय सिंह और आरजेडी के मुकेश रोशन। तो देखिए, अब डिपेंड यह करता है कि तेज प्रताप यादव को कितना मत मिला और दूसरी ओर आसमा परवीन को कितना मत मिला।
यदि देखिए तेज प्रताप यादव और आसमा परवीन के मतों को जोड़ेंगे, बसपा के भी एक उम्मीदवार है, तो फिर वहां भी नतीजा चौंका सकता है। देखिए अब दरभंगा शहरी क्षेत्र में जनसुराज के उम्मीदवार रिटायर्ड आईपीएस प्राधिकारी आर के मिश्रा, जिन्हें हल्के में लिया जा रहा था, वे इतना मत ले आए या वहां के ब्राह्मणों को उदासीन कर दिया। देखिए वहां एक मुसलमान भी खड़े थे और उनसे उम्मीद थी बीजेपी को कि जितना आर के मिश्रा वोट खराब करेंगे, महागठबंधन का उतना ही मत वह मुसलमान उम्मीदवार खराब कर देगा। लेकिन अली अशरफ फातिमी ने पता नहीं कहां से यह चर्चा छेड़ दी कि उसने 21 लाख रुपया लिया है, इसलिए मैदान में खड़ा है, मुसलमान गोलबंद हो गए। तो क्या दरभंगा शहर में वीआईपी पार्टी बड़ी बात हो जाएगी? नहीं है, ये कई शहरों को लेकर के ये बात है। पटना शहर की, पटना तो सिटी है, बीजेपी का सेंटर है, बीजेपी का गढ़ है। वहां जब इतनी सीटों पर लड़ाई फंसी हुई है, चाहे कुम्हरार हो, पटना साहिब हो, दीघा हो, दानापुर हो, जबकि बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि पटना प्रमंडल की जो 14 सीटें हैं उसमें से इस बार बेटर करेंगे पहले से। पटना जिले की, हाँ 14 सीटें हैं, पटना जिले की जो 14 सीटें हैं उसमें बेटर करेंगे पहले से। तो इस बार, पिछली बार 9 सीटें गई थी महागठबंधन को, इस बार सब बीजेपी जोड़ रही थी कि उसमें हमारा आधा होगा या उससे बेटर ही होगा। लेकिन लड़ाई अभी अपनी जीती हुई सीटों पर फंसी हुई है, जो दीघा और कुम्हरार की सीट और पटना साहिब की सीट है। तो कई शहर ऐसे हैं जहां बीजेपी के लिए लड़ाई मुश्किल है, उसमें एक दरभंगा शहर भी आप कह रहे हैं। और इसका क्या कारण है, इसको भी पूरे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखिए कि जनसुराज के साथ भी जो वोट जुड़ रहे हैं ना, वो शहरी और मध्य वर्ग का ही वोट है ज्यादातर। जो ग्रामीण अंचल है और जो पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियां हैं या मुसलमान भी हैं, उनका वोट उस अनुपात में नहीं आ रहा है जिस अनुपात में शहरी मध्यम वर्ग का वोट आ रहा है उनके साथ। जो नैरेटिव बनाने में भी उनके साथ जुड़ा हुआ था, या जिसको जो एस्पायरेशनल क्लास है, जिसको प्रशांत किशोर अपील कर रहे थे, वो शहरों में रहता है, मध्य वर्ग है, तो वो एक तरह से प्रशांत किशोर के साथ रहा, उसने धोखा नहीं दिया। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि हम लोग पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर को 10 वोट मिल रहा है तो उसमें 7 या 8 वोट एनडीए का है, और एनडीए में भी ज्यादा वोट बीजेपी का है। तो ये एक अंदाजा लग रहा था कि वो हो सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट हो, और अगर वो आरजेडी को जाने के बजाय प्रशांत किशोर को ही मिल जाता है तो हो सकता है कि बीजेपी को और एनडीए को इसका लाभ ही मिले। तो वो अब देखना होगा कि किस अनुपात में वोट जाता है। सत्ता मतलब इतना जाता है कि नुकसान कर दे, या इतना जाता है कि वो फायदा नोट करने की बात है। बड़ी तस्वीर नोट करने की बात यह है अजीत जी कि देखिए प्रशांत किशोर के जो उम्मीदवार है वह बीजेपी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते दिखाई पड़ रहे हैं, जेडीयू को कम नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए जेडीयू जो निशाने पर, और लोग याद कर रहे हैं कि कुछ महीने पहले नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की गुपचुप मुलाकात हुई थी। तो बड़ी बातें देखिए, कई तरीके की चीजें आ रही है सामने। हाँ हाँ, कई तरह की, पहले वोटिंग शुरू होते ही कई तरह की साजिश थ्योरी सामने आ गई। पहले से भी चर्चा हो रही थी। हमने हमारे जिले में तो हमने देखा कि जहां जिन सीटों पर जेडीयू का कैंडिडेट है वहां प्रशांत किशोर का कैंडिडेट महागठबंधन को नुकसान पहुंचा रहा है, और जहां बीजेपी का कैंडिडेट है वहां उनका उम्मीदवार बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये तो हम लोग देख रहे हैं, ये तो कैंडिडेट को देख करके उससे पता चल जा रहा है। लेकिन जो शहर में जो बीजेपी को परेशानी हो रही है, और खासतौर से जनसुराज से, जैसे दिखा दीघा की सीट शहर की सीट है, जनसुराज के बिट्टू सिंह के कारण परेशानी हो रही है भारतीय जनता पार्टी को। कुम्हरार में केसी सिन्हा जनसुराज के प्रत्याशी हैं, आर के मिश्रा जनसुराज के प्रत्याशी हैं, उनकी वजह से परेशानी हो रही है। तो ये जो परेशानी शहरी सीटों पर है, बाकी जगह तो जो है सो है, शहरी सीटों पर बीजेपी को परेशानी जनसुराज के कारण है। और ये अक्रॉस द पूरे बिहार आपको दिखाई देगा। वो जो एस्पायरेशनल क्लास है, जो आइडियलिस्ट क्लास है, जो प्रशांत किशोर के एजेंडे से प्रभावित है, वो चाहता है कि एक विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर आए। ये उनकी बड़ी जीत होगी अगर उनको इन शहरी सीटों पर वोट मिलते हैं, या ओवरऑल उनका वोट परसेंटेज ठीक रहता है, तो एक बड़ी बात होगी। लोग, इसका मतलब होगा कि लोग एक विकल्प के तौर पर उनको देखेंगे। सहरसा कोई देखिए, सहरसा में यदि आलोक रंजन झा की जीत अधर में लटक गई है तो किशोर कुमार मुन्ना है, किशोर कुमार मुन्ना याद रखिएगा। और देखिए खबर ये आ गई कि समस्तीपुर में अश्वमेध देवी की राह में बाधक बन गए जनसुराज के उम्मीदवार डॉक्टर मनोज कुमार। वहां आरजेडी की जीत हो सकती है जनसुराज के कारण। देखिए तस्वीरें बदल रही है जी। हाँ हाँ, बिल्कुल बदल रहे। तो सब शहरी सीटों की हम लोग बात कर रहे हैं, और जनसुराज को शहरी सीटों पर वोट मिल रहा है। लेकिन अभी हम लोगों को इस बात का पता नहीं है कि वो
किस अनुपात में वोट मिल रहे हैं उनको। बिल्कुल। वोटिंग परसेंटेज आए, ग्राउंड से खत्म होने के बाद, ईवीएम सील होने के बाद सारी जानकारी आएगी, तो कल तक हम लोग और बेटर इसको एनालाइज करने की स्थिति में होंगे। लेकिन एक धारणा तो ये बनी पहले चरण के मतदान में कि जंसुराज को जिस अंदाज से देखा जा रहा था कि उनका कैंपेन खत्म हो गया, बैठ गए लोग, ये कह रहे थे कहीं चर्चा नहीं है उनकी, तो एटलीस्ट शहरी सीटों पर, शहरी इलाकों में न सिर्फ चर्चा है बल्कि उनको वोट मिले। एक बात तो ये है। बीजेपी के पास, इसके बावजूद बीजेपी के पास एक कोर वोट है अपना, बीजेपी के पास एक वोट है, बाहर से भी लोग आए हैं वोट डालने, तो वो वोट साइलेंटली, वो वोट भी बहुत ज्यादा वोकल होकर के बोलने नहीं जाएगा। जिन सीटों पर बहुत ज्यादा जो हाई प्रोफाइल सीटें हो गई, बहुत चर्चा हो गई, जैसे मोकामा की सीट आप कह रहे हैं, जैसे लखीसराय की सीट है, जैसे सिवान की सीट है। मोकामा को लेकर खबर आ गई कि देखिए पीयूष प्रियदर्शी देखिए जीतने नहीं जा रहे हैं, लेकिन धानुक मतों का एक बड़ा वर्ग उन्हें प्राप्त हो गया है और धानुक मतों का 3 जगह विभाजन हुआ है। और देखिए इस विभाजन के कारण ही यह जो लड़ाई सूरजभान सिंह बनाम अनंत सिंह की लड़ाई बहुत ही नुकीली हो गई है और बहुत ही संघर्षपूर्ण हो गई है। और इस बार अनंत सिंह का स्वयं जेल में चला जाना, कार्तिक मास्टर का साथ नहीं होना, मैनेजमेंट को भी नुकसान पहुंचाया है। तो बड़ी लड़ाई और तीखी लड़ाई क्या मोकामा में? हाँ, बिल्कुल। मोकामा की लड़ाई में पहले दिन से लड़ाई फंसी थी, फिर एक हिंसा हुई, एक हत्या हुई, उसके बाद लगा कि अब लड़ाई, एक पोलराइजेशन हो रहा है अनंत सिंह के पक्ष में। लेकिन अंदर खाने जो चीजें चलती हैं, आखिरी 36 घंटे में, साइलेंट पीरियड में जो चीजें होती हैं, उन सब का भी असर होता है चुनाव के समय। कई सीटों पर तो हम लोग देख ही रहे हैं उस असर को। तो ये एक असर हुआ है। हालांकि जो उनकी जाति का वोट, वो तो पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से अनंत सिंह के साथ पोलराइज हुआ है, वो गया है उनके साथ। अब पीयूष प्रियदर्शी को जो वोट मिले हैं, अगर उनको वोट मिल जाता, यादव का वोट अगर उनके साथ आता, जैसे दुलारचंद यादव जिस तरह से उनके साथ घूम रहे थे, तब फिर वो एक बहुत ही पोटेंट फोर्स होते, तब वो लड़ाई में होते। या धानु का वोट अगर सूरजभान सिंह को चला जाता, उनकी पत्नी को, वीणा देवी को, तब वो पूरी तरह से लड़ाई में जीतने की स्थिति में होते। लेकिन चूंकि धानु का वोट पीयूष प्रियदर्शी को भी मिला है, अनंत सिंह को भी मिला है, तो इस वजह से लड़ाई अभी फंसी हुई दिख रही है। लड़ाई अनंत सिंह और सूरजभान के बीच, सूरजभान की पत्नी वीणा सिंह के बीच में ही है, वो दिख रही है लड़ाई। इसी तरह से जो लखीसराय सीट की तस्वीरें आज हम लोग सुबह से देख रहे हैं कि उनके ऊपर अटैक हुआ, उनको गांव में नहीं घुसने दिया। विजय सिन्हा खुद ही आकर के कैमरे पर एक बार फोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एसपी डरपोक है और गांव में गुंडे नहीं घुसने दे रहे हैं। ये सब बातें वो कर रहे थे, उनके चेहरे पर बदहवासी दिख रही थी। हालांकि जो हमने वहां बात की लोगों से, बहुत ही, चूंकि उप मुख्यमंत्री की सीट है तो उस पर सबसे ज्यादा दिलचस्पी, तो पता चला कि बढ़ैया टाल जो है, टाल का इलाका उनके लिए पोलराइज हुआ है। लेकिन जो हलसी का इलाका है, जो हलसी का इलाका, जिसके बारे में ये माना जाता है कि वहां के कोयरी कुर्मी नीतीश कुमार के हिसाब से वोट नहीं करते हैं, अशोक महतो के हिसाब से वोट करते हैं, तो वो वोट, वो एक बड़ा उनको नुकसान होता है, जो हर चुनाव में होता है। कोई नया नुकसान इस पर नहीं हो रहा है, वो हर चुनाव में होता है। तो एक वो लड़ाई उनकी, अभी जैसे आपने कहा ना कि चर्चा है कि गिरते पड़ते जीत जाएंगे, तो गिरते पड़ते की लड़ाई ही हो गई है उनकी। आज का जो टकराव जो 2 जगह हुआ, एक तो जो एमएलसी हैं अजय सिंह के साथ उनके टकराव का वीडियो आया, दूसरा वो उनको आरजेडी के गांव में घुसने देने वाला। तो इन दोनों से एक ये भी माना जाता है कि इसको बहुत फ्लेयर अप इसलिए किया गया ताकि उनके समर्थक निकल सके वोट डालने के लिए। जो घर में बैठे हैं, जो नहीं निकल रहे हैं, वो निकले, तो वो वोटिंग समाप्त होने के बाद उनका भी पता चलेगा परसेंटेज कितना बड़ा लखीसराय में। एक और बात हम इसमें नोट किए, सुबह 7 बजे से हम वोटिंग देख रहे थे, एक टेलीविजन चैनल के स्टूडियो में हम 4 घंटे लगातार बैठे रहे ज्ञानेश्वर जी। तो ये उसमें फायदा ये होता है वहां की, वो लोग मतदान केंद्रों पर बूथ में लगी हुई महिलाओं से, नौजवानों से, लोगों से बात करते हैं। वो लोग, वो कैमरे माइक लगा कर सीधे पूछते हैं, तो वो बड़ा, बहुत कैंडिड जो कन्वर्सेशन होता है, उसमें आपको बहुत छेड़छाड़ करने का मौका नहीं होता है। आप जो सुनना चाहते हैं, हो सकता है उसका उल्टा बोले हो। बिल्कुल, बिल्कुल। उसमें जो सुना, उससे जो एक धारणा बनी, वो एक लग रहा था कि लोग मोदी और नीतीश कुमार का नाम एक परसेंटेज में ज्यादा ले रहे थे। महिलाएं खासतौर से, जो बुजुर्ग थे, वो लोग ले रहे थे। हमने 2-3 ऐसे वीडियो सुने लाइन में लगे हुए नौजवानों के। एक नौजवान ने कहा कि हम बेंगलुरु से कल शाम में आए हैं और हम आज वोट डाल करके आज शाम में वापस चले जाएंगे। तो अब ये सोचिए, जिस तरह जब ऐसा कमिटेड वोटर है और वो कह रहा है कि हम जो यथास्थिति है इसकी कंटिन्यूटी चाहते हैं। फिर आप एक और बात देखिए, जो तेजस्वी यादव ने जो चिंता जताई, उन्होंने कहा कि विशेष ट्रेनें चला करके और लोगों को छठ के बाद वहां ले आया गया है वोट डलवाने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं बाहर से आए वोटर्स को लेकर के उनके मन में भी आशंका है। तो दोनों तरफ से इस तरह की आशंका जताई जा रही है। बीजेपी जेडीयू की तरफ से कम है ऐसी बात, लेकिन महागठबंधन इस बात को लेकर के चिंता में है। ये जो हमने और जो लोगों की बात सुने,
वो उसमें फोकस लोगों का राशन पर और 10,000 रुपए पर और जो बाकी जो सामाजिक सुरक्षा की पेंशन है इन सब चीजों पर था। तो ये हम्म, सब चीजें चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। हम्म। इसलिए हो सकता है कि अब अभी देखिए, पहली आपने लखीसराय की बात की थी। देखिए, लखीसराय के बगल सूचगढ़ा से खबर आ रही है कि वहां देखिए त्रिकोणीय लड़ाई और निर्दलीय अशोक सिंह कहीं बाजी न मार ले, इसकी संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते। प्रहलाद यादव जो बेटिकट किए गए, पिछले 48 घंटे से अशोक सिंह को जिताने के लिए वहां मशक्कत कर रहे थे, यह भी चौंकाने वाली बात है। और आपने विजय सिन्हा की चर्चा कर ली, तो देखिए तारापुर से खबर आ रही है कि सम्राट चौधरी किसी डेंजर जोन में नहीं है। नहीं है, नहीं है। वो तो खैर, वो तो उनकी लड़ाई थी बड़े अंतर से जीतने की, कि कितने बड़े अंतर से जीतते हैं, क्योंकि वो एक वैलिडिटी उनको चाहिए थी उनके लीडरशिप पर। बिहार में बीजेपी के तो लीडर के तौर पर उन्हीं का चेहरा है, तो एक वैलिडेशन चाहिए कि कितने बड़े अंतर से वो चुनाव जीतते हैं। हम्म। आपने एक वहां सूरजगढ़ा में अशोक सिंह की बात कर दी। निर्दलीय उम्मीदवारों ने सबसे ज्यादा पानी पिला रखी है ज्ञानेश्वर जी इस पहले चरण में। और एक दो बिल्कुल। जगह नहीं, मांझी की सीट पर देखिए निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से चुनाव की लड़ाई मांझी में फंसी हुई है, निर्दलीय उम्मीदवार जी। डब्लू सिंह के कारण। बरबीघा हम्म। में सुदर्शन के सुदर्शन कारण कुमार। लड़ाई फंसी हुई है, पुष्पंजय की और त्रिशूलधारी सिंह के बीच में, वो जी। निर्दलीय। गोविंदपुर सीट पर मोहम्मद कामरान की वजह से लड़ाई फंसी हुई है, निर्दलीय उम्मीदवार की वजह से। गोविंदपुर दूसरे फेज में है, गोविंदपुर दूसरे फेज में है। हाँ, वो सेकंड फेज में है। सेकंड फेज की भी सीटें कुछ है, जैसे परिहार की सीट है ऋतु जायसवाल के कारण। तो बिल्कुल। कई ऐसी सीटें हैं जो निर्दलीय लोगों के कारण फंसी हुई हैं, निर्दलीय उम्मीदवारों जी। के कारण। और वो ऐसे लोग थे जिनको टिकट दिया जा सकता था, अच्छे उम्मीदवार थे लोग। तो ये निर्दलीय उम्मीदवार भी कई जगह उस तरह से फैक्टर कर रहे हैं, जहां जंसुराज फैक्टर नहीं कर रहा है वहां निर्दलीय कर रहे हैं। ये जी हम लोग बिल्कुल। जो पहले दिन से अन्य के वोट की चर्चा करते रहे हैं बिहार के संदर्भ में, वो यही अन्य का वोट तो है, कि जी। आम लोग जो हैं वो दोनों दोनों में से किसी गठबंधन को नहीं देते हैं वोट, और निर्दलीय को वोट कर देते हैं। तो ये निर्दलीय का फैक्टर भी, चुनाव खत्म हो 121 सीटों पर, निर्दलीय का फैक्टर भी सभी पार्टियों को देखना होगा कि निर्दलीय कहां नुकसान पहुंचा है और जनसुराज कहां नतीजे को निर्धारित कर रहा है। अब अब ये देखिए, अगर मोकामा जैसे मोकामा की जानकारी दी थी हमने, बाढ़ से जानकारी आ रही है कि देखिए मोकामा में लड़ाई करी है, लेकिन बाढ़ में डॉक्टर सियाराम सिंह, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बेटिकट किए गए थे, और डॉक्टर सियाराम सिंह सामने लल्लू मुखिया जो पहले अनंत सिंह के साथ थे, अब विद्रोही हुए और आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो बाढ़ में डॉक्टर सियाराम सिंह कंफर्ट जोन में है। आरा में फिर से, हाँ, आरा में फिर से बीजेपी कंफर्ट जोन में है। संजय तागर यह खबर आ रही है। तो देखिए बिल्कुल यह खबर, लेकिन मुजफ्फरपुर में विजेंद्र चौधरी फिर से फिर थोड़ा से सा आगे लड़ाई, हाँ, तो ये खबर भी है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। हम लोग जी। अब जैसे आप आरा की पिछली बार पूरे उस इलाके में आरा बड़हरा 2 ही सीटें मिली थी। इस जी। बार वहां कई सीटें ऐसी हैं जिन सीटों पर बीजेपी या जेडीयू जो एनडीए है उनकी स्थिति ठीक है, क्योंकि वो जो केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने, वो केमिस्ट्री बनी हुई दिख रही है वहां। और वो बिल्कुल। कई सीटें, आप हम लोग जानते हैं जगदीशपुर की सीट, अब पिछली बार जो भगवान सिंह कुशवाहा ही लड़ गए थे लोजपा से जाकर के, तो वो तो खराब होनी थी सीट, अब वो वापस है जेडीयू में। तो उस पूरे इलाके में समीकरण ठीक हुआ है जेडीयू बीजेपी का। मुजफ्फरपुर जी। में विजेंद्र चौधरी को लेकर के कोई संदेह कभी पहले चुनाव शुरू हुआ उस दिन से नहीं था। हम लोग बैठे भी थे जिन लोगों के साथ कांग्रेस के नेता अपनी सबसे नंबर 1 सीट गिन रहे थे। वहां दूसरी सीटों पर भी लड़ाई ठीक है, जैसे गायघाट सीट पर भी हमको लग रहा है कि जेडीयू की लड़ाई, जेडीयू के लिए लड़ाई आसानी है। मतलब गायघाट पर कोई ज्यादा चिंता की खबर हमको, मतलब जेडीयू के लिए ज्यादा चिंता की खबर नहीं आई है। जी। तो वो जो पूरे मुजफ्फरपुर जिले में भी ज्यादातर जो लड़ाई, जो अंदाजा लगाया जा रहा था वही था। अभी इस सेकंड जो ये साहेबगंज में राजू सिंह ठीक ठाक है, बीजेपी हाँ के वही राजू सिंह वही ठीक ठाक हाँ, है। वहां जी। जो भी वहां एक पारू सीट में गड़बड़ी बता रहे थे जी। लोग जेडीयू बीजेपी के लिए, और एक और कोई सीट हमको बताया लोगों ने। लेकिन हम्म। ये जो पहला चरण है इस बार का, वो मिक्स्ड बैग हो गया। मिक्स्ड बैग की सीटें हो गई इसमें। एनडीए के मजबूत जोन वाला इलाका भी है, जो चाहे जी। मिथिला का इलाका हो, चाहे सारण का इलाका हो, तिरहुत का एक इलाका, ये मजबूत जोन का है, मजबूत जोन है बीजेपी का। पहले पिछले चुनाव में जो पहला राउंड था वो पूरी तरह से शाहाबाद और मगध का था। उसके साथ इस बार ये इलाके, 3 इलाके जो जुड़े हैं, सारण के और मिथिला के और तिरहुत के, इस वजह से लड़ाई फेवर में होनी चाहिए है एनडीए के, क्योंकि ये मजबूत इलाका है। अभी अभी जो सीटें दोनों के पास हैं, लगभग बराबर सीटें लेकर के दोनों उतरे हैं। अगर इंडिया ब्लॉक अपना फोर्ट बचाने में कामयाब हो जाए तो फिर बहुत दिलचस्प हो जाएगी तस्वीर आगे की। लेकिन वैसा अभी जिन सीटों पर नुकसान होता दिख रहा है वो ज्यादातर बीजेपी की सीटें हैं। उनको बीजेपी के कारण ही एनडीए को थोड़ा वो पीछे खींचे जाने की स्थिति दिख रही है।
जेडीयू बेहतर कर रहा है, जेडीयू के कैंडिडेट ज्यादा बेहतर कंफर्ट जोन में है अपने। अब जैसे दरभंगा का इलाका है, मिथिला का इलाका है, वहां जो कल परसों का घटनाक्रम है मुकेश सहनी का और उनके भाई वाला, जी उस इलाके में उसका इम्पैक्ट है नहीं, वहां। गौरा बोरा में बीजेपी के सुजीत कुमार ठीक स्थिति में है, हमारे रिपोर्टर्स बिल्कुल बता रहे हैं। और सिवान से खबर आ रही है कि मंगल पांडे मुश्किल में है, लेकिन आगे हैं। और रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आगे जाते हुए दिखाई पड़े वोटिंग ट्रेंड में, यह खबर ही सामने आ रही है। बिल्कुल नहीं, मंगल पांडे को लेकर के उनकी लड़ाई बहुत टफ थी, पहले दिन से उनकी लड़ाई फंसी हुई थी, जी चूंकि दूसरे जो पहलवान हैं आरजेडी को, बड़े योद्धा, बड़े लड़ाके, उनके सामने तो वो बड़े लंबे समय से चुनाव लड़ते रहे हैं, अवध बिहारी चौधरी तो। लेकिन इनके साथ एक अच्छा मतलब इनके फेवरेबल कंडीशन में ये था कि जनसुराज का भी मुस्लिम कैंडिडेट था और एमआईएम का भी मुस्लिम कैंडिडेट है वहां, उस सीट पर दो मुस्लिम कैंडिडेट सिवान में होने की वजह से निश्चित रूप से कुछ वोट उनको गया। और धारणा के स्तर पर, परसेप्शन के स्तर पर मंगल पांडे के लिए एक बड़ा नेता होने के साथ जो एक शक्ति आती है, बड़े नेता के साथ जो एक मोमेंटम बनता है, वो मोमेंटम उनके साथ दिखाई दिया मंगल पांडे के साथ। गौरव बोराम सीट पर तो सीधा सीधा हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पहले से बनती दिख रही थी अफजल अली की वजह से। और इसी यही कारण रहा कि मुकेश सहनी ने अपने भाई का नाम आखिरी समय में वापस लिया। उनको कहीं ना कहीं से ये फीडबैक था कि बुरी तरह से तीसरे नंबर पर होंगे और जमानत बचानी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि वो वोट उनका उधर से मुसलमान वोट नहीं छोड़ रहा था अफजल अली को, चाहे तेजस्वी यादव जिस तरह की अपील कर रहे हो। हम सिर्फ उस एक सीट, गौरव बोराम की सीट नहीं, पूरे दरभंगा के इलाके में, दरभंगा अब शहरी सीट जो थोड़ी फंसी हुई है, अंत में देखिए क्या होता है। लेकिन शहरी हो, ग्रामीण हो, अलीनगर हो, गौरव बोराम हो, बेनीपट्टी हो, वो जितनी उधर उस इलाके की सीटें हैं, बेनीपट्टी दूसरे फिर में बेनीपुर, हाँ बेनीपुर सीट। और तो उसमें जो उस इलाके की जितनी भी सीटें हैं, उस इलाके पर ईबीसी वोट का जो असर होना चाहिए था महागठबंधन के पक्ष में, वो नहीं हो रहा है। वो एक हो सकता था कि पोलराइज हो जाता अगर मुकेश सहनी के साथ अच्छा ट्रीटमेंट महागठबंधन में मिला होता तो, या उनके भाई लड़ रहे होते और उनके पक्ष में मुस्लिम और यादव खड़े हो जाते, तब एक हम लोग मानते कि वो मोमेंटम बना है उनका, उसका फायदा दूसरे को मिलेगा। लेकिन ऐतिहासिक ट्रेडिशनली भी हम लोग देखते हैं कि मल्लाह और मुसलमान वोट नहीं करते हैं आपस में। मुकेश सहनी की वजह से वो साथ में आ रहे थे और वो फिर दूर हो गए। इसका एडवांटेज एक बीजेपी को मिलेगा, क्योंकि बीजेपी अब उसी सीट पर, मदन सहनी तो वहीं के नेता है गौरव बोराम के, तो वो वहां उनको उस सहनी का एक वोट जो है वो ईबीसी के वोट का फायदा मिलेगा। इसलिए हम वोट जाने की जो फीड है वह गोपालगंज में से है। गोपालगंज में बीजेपी के सुभाष सिंह फिर से आगे दिखे हैं वोटिंग ट्रेंड में, सुभाष सिंह आगे दिखे। और कुचाई कोट में पप्पू पांडे, जेडीयू के अमरिंदर कुमार पांडे। लेकिन बरौली और बैकुंठपुर कंफ्यूजन है। और भोरे में जनसुराज की जो ट्रांसजेंडर प्रत्याशी प्रीति किन्नर ने मामला फंसा दिया है। बिल्कुल, भोरे सीट को लेकर के सवेरे से ये मामला, भोरे से ही एक मामला आ रहा है कि भोरे में बहुत अच्छी लड़ाई है, तो उनके कैंडिडेट की वजह से हो गई है, प्रशांत किशोर के कैंडिडेट की वजह से। एक सहानुभूति का फैक्टर उनके साथ काम कर रहा है उस सीट पर। हालांकि ये बहुत ही बराबर की टक्कर इस बार हमको सारण के इलाके में दिख रही है, क्योंकि आरजेडी ने भी अपने कैंडिडेट, अपनी सारी गोटियां बहुत कायदे से बिठाई हुई है उस इलाके में। असर वाला इलाका है, मजबूत इलाका है उनका, और बीजेपी को वहां फिर उसका नुकसान हो रहा है जो लगातार अपने कैंडिडेट रिपीट करने का, जो पुराने कैंडिडेट उनके रिपीट हुए हैं, इसका नुकसान हो रहा है। छपरा के इलाके में खेसारी लाल यादव के लिए उनकी स्थिति लोग बता रहे हैं कि अच्छी स्थिति है, और उनका इंपैक्ट कई सीटों पर दिख रहा है, उनकी वजह से एक असर कई सीटों पर हुआ है। तो वहां लड़ाई हमको लग रहा है कि बराबरी की हो गई है। लेकिन तिरहुत और मिथिला में फिर एनडीए को पिछली बार की तरह जैसा एज उनको रहता है, हमेशा एडवांटेज रहता है, अंत में वो एडवांटेज होगा। और सबसे बड़ा जो चेंज इस बार होगा वो होगा उस इलाके में, शाहाबाद के इलाके में, जिसकी जहां मगध शाहाबाद के इलाके में होगा। नालंदा का फोर्ट हमको लगता है कि नीतीश कुमार होल्ड कर रहे हैं कि उनके कैंडिडेट कुछ एक सीटों पर वो उनका हो सकता है कि कहीं गड़बड़ हो। मगध में भी हमको लगता है कि ठीक स्थिति है। तो मगध और शाहाबाद जो है ये चेंज होगा, जहां आरजेडी और महागठबंधन ने पिछली बार बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। इस बार महाराजगंज से खबर है कि देखिए वहां आरजेडी कंफर्टेबल जोन में है। देखिए विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल, लेकिन कंफर्टेबल जोन में जनसुराज के कारण और वीआईपी के बागी प्रत्याशी नीतीश द्विवेदी, इन दोनों को इतना मत आ रहा है जो विनोद जायसवाल के बेटे विशाल जायसवाल को जीत के करीब ले जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, गोरिया कोठी में आ रही है कि बीजेपी कंफर्ट जोन में रहेगी।
हाँ, तो वो वहां कहे ना, वहां बराबर की लड़ाई हो गई है सारण के पूरे इलाके में, सारण छपरा में उस पूरे इलाके में लड़ाई बराबरी की हो गई है। देखिए विनोद जायसवाल के बेटे को लेकर के बड़ी नाराजगी थी पहले कि कैसे ऐसे उनको टिकट दे दिया गया, वो समीकरण फिट नहीं बैठ रहा है या जो भी वहां कहानी थी। लेकिन अंत में एक तो मैनेजमेंट का भी काम करता है और बड़े नेता के साथ उनका जुड़ाव जो लालू यादव के परिवार के साथ है उसका भी फैक्टर वहां काम कर रहा है, और दो ग्राउंड लेवल पर आपने बताया कि जो कैंडिडेट वोट काट रहे हैं उसका भी असर वहां दिख रहा है। तो सारण में बराबर की लड़ाई टक्कर दिख रही है, और जो तिरहुत और उसमें एडवांटेज हमको दिख रहा है। अभी अभी वोटिंग का परसेंटेज देखिए, अब अगर कुछ और बड़ी तस्वीर की, जहां से हमने बात शुरू की थी, वही महिला वोट का आपने कहा कि अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कि कितना महिला का वोट बढ़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार बहुत ही अच्छा दिखा। पहले एकदम शुरू होते ही जो वोटिंग का ट्रेंड था वो बहुत तेज था, बहुत तेज रफ्तार वोटिंग हो रही थी, और जो वोटिंग का परसेंटेज दिख रहा था, दिखा मतलब सुबह से दिख रहा था, वो हर ट्रैकर दिखा रहा था, ऐप जो वोटिंग का दिखा रहा था कि पिछली बार से 5%, 10%, 8% हर जगह ज्यादा पोल हो रहे थे। तो ये एसआईआर का इफेक्ट है कि एसआईआर जो हुआ और मतदाता सूची की सफाई हुई, शुद्धता आई, उसमें जेन्युइन वोटर बचे और बोगस वोटर, फर्जी वोटर कट गए, तो वो इंपैक्ट दिखेगा बिहार में कि वोट परसेंटेज बढ़ गया। उसमें अगर महिला का वोट परसेंटेज 2-3% ज्यादा रहता है, जो साइलेंटली जाकर के वोट करके आती है, 2%, 3%, 4% ज्यादा रहता है, तो वो एक उम्मीद की किरण रहेगी कि जिन सीटों पर अभी फंसी हुई दिख रही है बीजेपी, वो सीटें भी निकल जाए। मतलब ये वो उस वोटिंग के, उस महिला का वोट का कितना परसेंटेज होता है ये पता चले। और अगर एज के हिसाब से यूथ का भी आए, क्योंकि यूथ के मुंह से हमने बदलाव की बात कई जगह सुनी है कि बदलाव होना चाहिए, बदलाव की बात यूथ कर रहे नहीं, थे। यूथ की जो बात जो हमने कहा ना कि देखिए महिलाओं का मत और यूथ का मत, सच में हमने अपने बूथ पर भी देखा कि यूथ बदलाव की बात कर रहे हैं। और देखिए जो आप नालंदा की बात कर रहे थे, नालंदा का फीडबैक भी मेरे सामने है। नालंदा में अस्थामा और नालंदा मतलब जितेंद्र कुमार और श्रवण कुमार वाली सीट पर लड़ाई है। बाकी सीटों पर जेडीयू मतलब एनडीए जो है कंफर्टेबल जोन में है, कंफर्टेबल जोन में है। वही, जबकि पिछली बार इस्लामपुर हार गए थे और हिलसा सीट पर बहुत नजदीकी लड़ाई हुई थी, 12 वोट से शक्ति यादव हारे थे। इस बार वो सीटें कंफर्ट जोन में चली गई हैं, और ये अस्थावर रविरंजन के कारण हमको लगता है कि लड़ाई वहां फंस गई, ज्यादा हो गई। और श्रवण कुमार को लेकर के वो मैनेजमेंट उनका अच्छा है, लेकिन बहुत लंबे समय से है, तो थोड़ा डिसकंटेनमेंट वहां उस सीट पर है। नालंदा फिर भी हमको लग रहा है कि नीतीश कुमार अपना फोर्ट होल्ड कर लेंगे। जब 2014 के लोकसभा चुनाव में कर लिया था उन्होंने, अकेले जब लड़ रहे थे, तो ये एक सम्मान, जहां जब पूरा बिहार नीतीश कुमार को सम्मान के रूप में इस बार वोट कर रहा है, तो उनका इलाका तो नहीं ही खराब करेगा। नवादा में भी इस बार हमको लगता है कि चीजें इन लोगों के लिए, मतलब पूरे मगध के इलाके में भी हमको लगता है कि एनडीए का नवादा सेकंड जोन, मगध की जिस इलाके में आज वोटिंग हुई है, उन इलाकों में भी हमको लगता है कि स्थिति एनडीए की ठीक है। पटना प्रमंडल में जरूर थोड़ी फंसी हुई स्थिति दिख रही है, सारण में लड़ाई दिख रही है, लेकिन उसकी भरपाई हमको लगता है कि मगध और शाहबाद के इलाके से हो रही है इस बार के चुनाव। पालीगंज में फिर से माले की स्थिति मजबूत है, यह बात कही जा रही है। और इसके पीछे स्वराज है और एलजेपी का उम्मीदवार कमजोर होना है या थोड़ा सा दागनुमा होना है, या थोड़ा सा वो एकदम वहां वही स्थिति है जो पिछली बार थी कि पालीगंज में एमएल का और विक्रम में कांग्रेस का उम्मीदवार। अभी भी इस बार हमको भी लोगों ने सुबह से वोटिंग के उसमें बताया कि वोट उनके फेवर में ही है, मतलब वहां ज्यादा बदलाव नहीं हो रहा है। बदलाव का मतलब असली चिंता की बात बीजेपी के लिए है कि उसकी जीती हुई सीटों पर लड़ाई फंसी है, और ये लोग उनकी महागठबंधन की जीती हुई सीटों में लड़ाई नहीं फंसा सके। जहां महागठबंधन जीता हो वहां एक सिर्फ दानापुर की सीट है जहां कड़ी लड़ाई हो गई है, नहीं तो बाकी जो सीटें हैं तमाम वहां की, जो चाहे फतुहा हो या मनेर हो, इन सब सीटों पर तो कोई ऐसे हमको लग रहा है कि मनेर तो स्पष्ट है। देखिए कहा जा रहा है कि जो इस बार शाहपुर की सीट है जहां शिवानंद तिवारी के बेटे राहुल तिवारी को हैट्रिक लगा दी है, वहां इस बार लड़ाई फंस गई है आज के वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से। हाँ है वो लड़ाई, उसके बारे में एक सूचना मिल रही थी हम लोगों को भी पहले से कि शाहपुर में उनके साथ फैमिली एक हो गई। हाँ, तो ये एक उस सीट को है लेके, मतलब जहां महागठबंधन है पटना में वहां तो है ही, वो जहां बीजेपी है वहां उनकी स्थिति 2-3 सीटों पर अभी लड़ाई में वो लोग ले आती हैं। ये एक चिंता की बात होगी बीजेपी के लिए। तो अब जो अगला चरण है 122 सीटों के लिए, उसके लिए बीजेपी को इसे सबक मिलेगा। हालांकि अब उम्मीदवार तो आप अब बीच में थोड़े चेंज कर सकते हैं, अब तो प्रबंधन ही बेहतर कर सकते हैं। ये लोकल डिसकंटेनमेंट हुआ है ज्ञानेश्वर जी, लोकल स्तर पर उम्मीदवारों के कारण, चूंकि अगर नैरेटिव चेंज होता, नैरेटिव की वजह से हो रहा होता, तब तो हर जगह गड़बड़ी होती कि महागठबंधन अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नाराजगी होती, सरकार के खिलाफ होती, तो हर जगह दिखती।
जिन बिल्कुल। सीटों पर हो रहा है वो लोकल समीकरण की वजह से हो रहा है। आपने कैंडिडेट नहीं बदले या बदले तो वही माथा नहीं लगाया, आपने बदल दिया किसी न किसी कंसिडरेशन, किसी न किसी कारण से, ऐसा किसी न किसी के पसंदीदा उम्मीदवार के लिए बदल दिया आपने। तो वो स्थिति उसकी वजह से ये हुई है। अगर जैसे जैसे जहां मैनेजमेंट अच्छा हुआ, जैसे मुंगेर में मैनेजमेंट ठीक हुआ, तो ज्यादातर सीटों पर लड़ाई फंसे होने के बावजूद भी लोग कॉन्फिडेंट हैं वहां की, हाँ, भाई ठीक है। तारापुर में परेशानी नहीं है, जमालपुर में परेशानी नहीं नहीं है, नहीं या है, परेशानी नहीं है। हाँ, ये मुंगेर में भी तो कैंडिडेट, मुंगेर में भी कैंडिडेट अगर बैठ गया जनसुराज का, तो ये उसके बीजेपी के लिए एक फेवरेबल स्थिति है कि वो कैंडिडेट अच्छा लड़ भी रहे हैं। तो वहां वहां मुंगेर में अपनी चीजें, स्थितियां ठीक की। ललन सिंह भी मैनेजमेंट पर लगे थे और सम्राट चौधरी का भी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो वो सब लोग मैनेजमेंट कर रहे थे। तो ये इलाके, कई इलाके ऐसे हैं जहां पिछली बार खराब हुआ, वहां इस बार महागठबंधन ठीक कर रहा है। पिछली बार का अच्छा इलाका है, वहां इस बार थोड़ी गड़बड़ी हो रही है, जैसे दरभंगा के इलाके में या सारण के इलाके में। ओवरऑल तस्वीर में यह है कि जो 5-10 सीटें, 5 सीटें, 10 सीटें अगर इसमें बढ़ाता है, जो पहले लग रहा था कि 15 सीटें हो सकती हैं, ये कहा जा रहा था कि 15 सीटें महागठबंधन ऐसे ही हार गया है चुनाव के पहले। अगर वो अब स्थिति नहीं होती है तो फिर चिंता की बात होगी। अगर वैसी स्थिति है तो फिर बीजेपी के लिए, मतलब एनडीए के लिए कंफर्टेबल होगा। अभी ऐसा उतना कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं लोग अपने फोर्टे वाले एरिया में, सारण में और मिथिला में और तिरहुत में। बहरहाल देखिए, कुल मिलाकर तस्वीर ऐसी बनती हुई दिखाई पड़ रही है कि बीजेपी से आगे जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश कुमार। और देखिए, बीजेपी को अब पीछा करना है नीतीश कुमार का, और तेजस्वी यादव भी कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। महिलाएं तो देखिए एनडीए के पक्ष में वोट करती हुई दिखाई पड़ रही। 10,000 का असर है, 30,000 की बातें भी सुनी गई है अंतिम 48 घंटे में। लेकिन युवा के बीच बेरोजगारी की बात है, और युवा के बीच तेजस्वी यादव की मौजूदगी भी है। तो चुनाव फंसा हुआ है। आगे क्या, हम जानकारी लेकर आएंगे, आपको बताएंगे। देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखो, पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।